हेलो, हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है? एकदम बढ़िया, स्वस्थ मस्त। तो टैलेंट एक्स के हम केमिस्ट्री के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेपर देखिए भैया। तो बच्चों को पहली बात तो पता नहीं होगा कि इसे टैलेंट एक्स क्या होता है। कोटा में कोचिंग संस्थान में जो एडमिशन की स्कॉलरशिप के लिए जो टेस्ट कराया जाता है, टैलेंट एक्स पूरे देश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। ठीक है। तो उसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं पेपर के, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ना। वो बहुत सारे वीडियोस आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के वीडियोस आपको मिल रहे हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री का पेपर सेकंड देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि सर एक्चुअली होता क्या है। जब मैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूँ, ठीक है, यदि मैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ तो एक्चुअली पीएच क्या होती है बेटा, कम होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और जो पीएच रहेगी उसके बीच में रिलेशन क्या होगा सर, इन्वर्सली रिलेशन होता है। यानी कि यदि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, वही वाला रिलेशन। ठीक है। तो यानी कि इनवर्स रिलेशन होगा। यानी कि पहली बात तो बिल्कुल इसने सही बोल दी है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक। यदि हम बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, बाय द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। बच्चों यदि आप डाइल्यूट करते हो, है ना, यदि आप डाइल्यूट करोगे तो उससे पीएच क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पीएच तो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि एसिड को यदि आप डाइल्यूट कर रहे हो तो पीएच यदि बढ़ेगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो क्या बोला हुआ है, इंक्रीज बोला हुआ है, यानी कि ये आंसर तो हमारा गलत होना चाहिए। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड बात बोल रहा है, पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिक सोल्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7। बच्चों बेसिक सोल्ट है यानी कि एक ऐसा सोल्ट है जिसका नेचर क्या है, इसका करेक्टर क्या है, वो बेसिक है। अब वो क्या बोल रहा है, एक्वा सॉल्यूशन उसका यदि बना दिया जाए तो ये ग्रेटर देन 7 नहीं, गलत बात है। लेस देन 7 होना चाहिए यदि बेसिक है। यदि एसिडिक होता तो बात कुछ और हो सकती थी। थर्ड वाला भी हमारा गलत हो गया। अब देखेंगे पहला वाला ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ हमारा आंसर जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एनसीईआरटी से अगला क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। मार्बल कंपाउंड होता है, वॉशिंग सोडा कंपाउंड होता है, क्विक लाइम भी कंपाउंड होता है, ब्रास कंपाउंड नहीं होता है। इट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। ब्रास दो मेटल को मिला करके बनाया जाता है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, ये कंपाउंड नहीं होता है। सपोज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो आसपास का आपका टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। फिर ये बोल रहा है कि आपको ऑप्शन चुनने हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, द सब्सटेंस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि वो सब्सटेंस 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है ना, तो उस पर वो लिक्विड नहीं हो सकता, उस पर वो गैस भी नहीं हो सकता। लेकिन भैया ने बोला है कि लिक्विड भी हो जाएगा, गैस भी हो जाएगा, तो पहला वाला हमारा गलत हो चुका है। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट लिखा हुआ है, द सब्सटेंस हैविंग बॉइलिंग पॉइंट -3 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट एज ओनली सॉलिड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट -3 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस से यदि ज्यादा हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा, ये गैस स्टेट में ये बोल रहा है कि सॉलिड में होना चाहिए, है ना, जबकि -3 से हमारा ज्यादा ही है टेम्परेचर सराउंडिंग का भी, -2, तो गैस में होना चाहिए, ये तो सॉलिड बोल रहा है, यानी कि ये वाली बात गलत है। अगला बोल रहा है, द सब्सटेंस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट -5 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट, -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट -5 है, यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि सर वो तो लिक्विड स्टेट में ही करने वाला है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आंसर नंबर थर्ड करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखेंगे। यदि हम परसेंटेज वेट बाई वेट की बात करते हैं भाई, है ना, परसेंटेज वेट बाई वेट, तो परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ऊपर तो आता है वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आपको परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 12% दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना मिलाया आपने, 50 ग्राम ग्लूकोज मिलाया है। अब मैं मान लेता हूँ कि 50 ग्राम यदि ग्लूकोज मिला रहे हो तो आप उसमें x ग्राम पानी मिला रहे हो, है ना, तो 50 प्लस x मल्टीप्लाई विद 100। बस ये सिंपल सा गणित हमारा, इसको हम सोल्व करेंगे। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 366 के आसपास, है ना, 366.67 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
1 इसका आंसर है। क्लियर मेरी बात? आगे देखेंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट कैन बी इमीडिएटली स्टॉप बाय अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड, है ना। यदि ब्लीडिंग हो जाती है, कहीं पे कट लग जाता है, तो फेरिक क्लोराइड हम लगा देते हैं। अब वो किसकी वजह से होता है, ये आपसे पूछा हुआ। ऑप्शन को देखेंगे, फेरिक क्लोराइड ब्लॉक द सरफेस ऑफ द कट, ये बिल्कुल गलत बात। एक्चुअली जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो कि FeCl3 के जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उनसे वो मिल जाते हैं, ठीक है। और वो किसका, कौन से प्रेसिपिटेशन बनाते हैं, FeCl3 बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आपने पढ़ा होगा, ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया गया था, जब आपको अपने मैटर सराउंडिंग अस आर प्योर सेकंड नंबर का चैप्टर था केमिस्ट्री का, उसमें देखा होगा कि एक टेबल बनी हुई है, वहाँ पे क्लाउड के बारे में बताया गया है, क्लाउड किस किस का मिलकर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो लिक्विड डिस्पर्जन गैस वाला ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि द कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट पीएच, ठीक है। हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या होगा कि जो सोल्ट होगा वो क्या होना चाहिए, बताओ मुझे। बेसिक, मतलब बेसिक होना चाहिए, है ना। बेसिक बेस भी कहाँ से आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो पहले वाला देखेंगे, पहले वाला तो न्यूट्रल है, NaCl है, दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं। दूसरे वाले में देखेंगे, यहाँ पे एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वीक क्या है, बेस है, NH4OH और HCl से मिलकर के बना है। आगे देखेंगे CH3COOH, ठीक है, दोनों ही वीक हो गए यहाँ पे, CH3COO NH4 है ना, NH4OH और CH3COOH से। अगला वाला देखेंगे Na2CO3, हाँ ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस रहेगा वो क्या होगा, NaOH, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या करेगा, पीएच को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ा जा सकता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 तक हमने कर लिया है ना, ये आंसर साथ में ही आ गए, इनको हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, द कंपाउंड, ये तो कर ही लिया, X and Y आर टू एलिमेंट विच फॉर्म X2Y3। अच्छा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, इसको थोड़ा हमें अलग से करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखना भाई, क्वेश्चन बोल रहा है X और Y दो एलिमेंट है अपने पास में, क्या फॉर्म कर रहे हैं, X2Y3 फॉर्म कर रहे हैं, और एक हमारे पास में कंपाउंड है X3Y4, ठीक है। हमने X2Y3 का कितना मूल लिया है, 0.20 मूल लिया है। अच्छा यदि हम X2Y3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इसका कितना मोल लिया अपन ने, 0.2 मोल लिया है, 0.20, ठीक है। यदि मैं इसका मोलर मास निकालता हूं तो मोलर मास कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर मोलर मास आना चाहिए इसका 2x प्लस 3y। मैंने क्या किया, x का जो एटॉमिक मास है वो x ही मान लिया, y का मैंने y ही मान लिया। और यदि इसके मोलर मास को इसके मोल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा, ये सर ये टोटल मास आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि सर मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मास भी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 32, यानी कि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा, 32 दिया हुआ है। अगला बन रहा है हमारे पास में x2, अच्छा ये क्या है, X2Y3 के बारे में। अगला X3Y4, X3Y4, अच्छा X3Y4 के बारे में बात करें तो इसका कितना मोल दिया हुआ है बेटा, इसका 0.4 मोल दिया हुआ है। अब इसका मोलर मास कितना होगा, आप निकालेंगे 3x प्लस 4y, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, तो इसका मास आ जाना चाहिए, जो ये दिया हुआ है कितना अपने पास में, 92.8 ग्राम, है ना, 92.8 ग्राम। अब देखो, अब आपके पास में इक्वेशन पहली वाली ये बनी हुई है, सेकंड वाली इक्वेशन आपके पास में ये बनी हुई है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, x और y की वैल्यू उम्मीद करता हूँ आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, वो आराम से आंसर को निकाल लो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप x और y की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, है ना। ये अब हमारे पास में केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं रहा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करें, यहाँ पे तो दिया हुआ है कि एक रिएक्शन दी हुई है, और आपको ये तो यार रिएक्शन पता होनी चाहिए, है ना। ये रिएक्शन मतलब जानी पहचानी रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट, है ना। तो Pb के ऊपर +2 चार्ज होता है, NO3 नाइट्रेट आयन होता है, -1 चार्ज, तो यहाँ पे P की जगह तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है साहब। PbOQ ये 1 आना चाहिए, है ना, लेड ऑक्साइड बनता है, ये 1 आ जाएगा हमारा। अच्छा RnO2, अब R की जगह पे क्या आएगा, नाइट्रोजन कितना हो रहा है टोटल, उधर देखो 2, यहाँ पे 2, 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है। अब उधर देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 4 तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, है ना।
तो ये कितना हो चुका है यहाँ पे 3 2 जा 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी हो गया 12 हो गया, तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे आ गए है ना, और 4 2 8 यहाँ पे आ गए, 10 हमारे ऑक्सीजन हो चुके हैं, तो इसका मतलब 2 बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो चुका है भाई मेरे कि P का वैल्यू तो कितना आएगा 2 आएगा, Q का वैल्यू 1 आएगा, R का वैल्यू 4 आएगा, Z का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अब इसमें आप डाल दीजिए यहाँ पे P इंटू आर, P कितना है 2 इंटू 4 डिवाइडेड अपॉन Q प्लस जेड, Q प्लस जेड यानी कि 1 प्लस 1, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कलर ऑफ ब्लू वेक्टर ऑयल एंड ग्रीन वेक्टर ऑयल कंपाउंड इज बिकॉज ऑफ, यार वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ा हुआ है ना, 7H2 ऐड करते हैं, कभी 10H2 ऐड करते हैं, है ना, तो इट इज ऑल अबाउट द फैक्ट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिमांड, चलो जी। अब देखो भाई, यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ 2 अननोन गैसेस विच इज रिलीज ऑन हीटिंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। यदि मैं फेरस सल्फेट की बात करता हूं तो FeSO4, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक ऑक्साइड बनता है इसका क्या Fe2O3, ठीक है, साथ में 2 गैसें रिलीज होती है SO2 और SO3। यदि इसको बैलेंस किया जाए तो बैलेंस कैसे करेंगे, इससे 2 आयरन दिए हुए हैं तो 2 आयरन हमारे आ गए, ठीक है, और सल्फर को देखा जाएगा 2 सल्फर आ गए हैं, 2 सल्फर यहाँ पर हैं, बैलेंस है पूरी तरीके से। यानी कि जो गैसेज हैं उनका यदि रेशियो देखा जाए तो 1 मोल 1 मोल 1:1 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेदर आरएनएस एसिड नॉर ब्रोंस्टेड एसिड। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि एक एक ऑप्शन को आप चेक कर लो आराम से, है ना, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। यदि NH3 को देखा जाए बच्चों तो NH3 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक्चुअली ये जो है NH3 ये बेस है, तो ये आरएनएस एसिड भी नहीं हो सकता, ये ब्रोंस्टेड एसिड भी नहीं हो सकता, यानी कि आंसर में ए तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही गलत हो गया। आगे दिया हुआ है कि HSO4 माइनस, अच्छा HSO4 माइनस की हम बात करें, HSO4 माइनस, तो HSO4 माइनस एक H प्लस दे सकता है, और एक H प्लस दे करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO4 माइनस टू सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर ये तो आरएनएस एसिड भी है और ये अपना ब्रोंस्टेड एसिड भी है, तो यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बी नहीं आना चाहिए, तो बी नहीं आना चाहिए, तो चलो बी तो किसी में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सी वाला चेक करेंगे, HPO3 माइनस 2, अच्छा HPO3 माइनस 2 की हम बात करें तो HPO3 माइनस 2 का मतलब क्या होगा कि सर 2 एसिड निकल सकते हैं, बिल्कुल निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे HPO4 माइनस 2, इसमें से तो एक और निकल सकता है, तो आंसर में ये नहीं आ सकता है, क्योंकि HPO4 माइनस 2 का मतलब क्या है कि सर एक और हाइड्रोजन निकल सकता है अभी तो, है ना, 3 हाइड्रोजन निकाल सकता है ये, याद हो तो जितना ऑक्सीजन होता है उससे एक कम हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, तो ये तो निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन में डी भी आंसर नहीं आना चाहिए, तो सी आंसर होगा अपना और ए आंसर होगा, क्योंकि देखो HPO3 माइनस 2 है ना, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन ये दे सकता है, और 2 ऑलरेडी दे चुका है क्योंकि ऊपर -2 चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, अब ये तीसरा हाइड्रोजन देने की फिराक में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा ए और सी, ऑप्शन नंबर 2। 4 बच्चे हैं, वर आस्क्ड टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं हम, यानी कि BaCl2 की रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ में, सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ में। जैसे ही ये रिएक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सर क्या बनता है, BaSO4 होल ट्वाइस, अच्छा BaSO4 ही बनता है होल ट्वाइस, इसका +2 है, इसका +2 है, ठीक है, और उसके साथ में क्या बनता है NaCl ट्वाइस NaCl बनता है, और आपको जान के खुशी होगी ये एक्चुअली अपना वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, ऑन मिक्सिंग द पाउडर ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट द कलर ऑफ द मिक्सचर चेंजेस टू ब्राउन, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑन एडिंग पाउडर सोडियम सल्फेट टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन बिकम वाइट, ये पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, ऑप्शन नंबर मुझे 4 ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाए तो मैक्सिमम सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट वाइट सॉलिड सब्सटेंस, हाँ वाइट सॉलिड सब्सटेंस PPT बनाता है ना, ठीक है BaSO4, तो आंसर नंबर इसका 53 का 4 हो जाएगा। 54 में देखेंगे अ मेटल ए रिएक्ट विद डाइल्यूट, ये यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूरी इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को ये वाला लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि इसने मतलब बातों ही बातों में बोल दिया कि मैं फायर एक्सटेंसर का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ।
फायर एक्सटिंग्विशर यदि आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और साथ में HCl होता है, कोई भी एसिड होता है, और वो मिलकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि किस काम आती है, आग को बुझाने के काम आती है। अब आपको आंसर मिल गया होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ही रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में करा रहे हैं, गैस निकल रही है और वो बर्निंग कैंडल, जो कैंडल है उसको बुझाने के लिए काम आ रही है। तो बैलेंस रिएक्शन तो देख लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे दिख रहा है और HCl कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ये लो, ये आंसर हो जाएगा, CO2 गैस निकलती है यहाँ से। ठीक है, आगे देखेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n शेल ऑफ A एंड m शेल ऑफ B विद एटॉमिक नंबर 40 एंड 32। अब ये पूरा बेस्ड किस पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं n शेल के, है ना, n शेल मतलब क्या हो गया, n का मतलब तो हो गया अपना क्या, n इक्वल टू 3, है ना, KLMN, सॉरी 3 नहीं 4 होगा ना, KLMN। यदि n बोल रहा है ये तो इसका मतलब n इक्वल टू 4 हो गया और m का मतलब n इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल जो है 3 और 4, उनमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे, आंसर आएगा इसका कितना, 5:9। सोल्व करके एक बार देखेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, क्वेश्चन नंबर 56 बोलना चाहता है द इंटरफेरेंस ड्रोन। अच्छा ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, चलिए जी अगला क्वेश्चन, द इन्फेरेंस ड्रॉन बाय द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को स्टडी कर लो एक बार, टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, A से B तक, ओके, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को लेके जा रहे हैं। यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं A से B तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ है। जब से यहाँ से जाता है तो कन्वर्जन होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब ऑप्शन को एक एक बार चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है। यदि आप सब्सटेंस को मेल्ट करते हो तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना, उसकी जो स्टेट होती है वो चेंज होगी। ठीक है, टेम्परेचर राइजेज आफ्टर ऑल अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, जब तक पूरा का पूरा बर्फ पिघल नहीं जाता है तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात भी हमारी सही है, यानी कि आंसर तो पता लगी गया है कि ऑल ऑफ दीज आने वाला है यदि दो आंसर हमारे सही निकल गए तो। आगे देखेंगे, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एंड एट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम डूइंग द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। बिल्कुल सही बात है, वापस से वही वाली बात जो पहले ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में गई है, ये यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पोलराइजेस टू पॉलीथीन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका आंसर सेम ही होता है ना। जितना आप इथाइलिन ले रहे हो पोलिमराइजेशन के बाद में मास में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वैसा का वैसा कोई भी मास लॉस नहीं होता है। 100 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम मिलेगा, 50 ग्राम लिया है तो 50 ग्राम मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, as we increase the temperature of a liquid, its properties changes. Which of the following would not be expected change in the properties of typically liquid as we increase its temperature? टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो आपसे पूछा है which of the following would not be expected change? डिक्रीज इन विस्कोसिटी, यस विस्कोसिटी तो डिक्रीज होती ही है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपसे पूछा है जो आंसर नहीं है, ओके ओके ठीक है। डिक्रीज इन मॉलिकुलर फोर्सेस, यदि विस्कोसिटी डिक्रीज हुई है तो मॉलिकुलर फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन सरफेस टेंशन जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, सरफेस फेनोमेनॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन नंबर नहीं होगा, फोर्थ वाला सही है। आगे देखेंगे, calculate the number of oxygen atom required to combine with 7 gram of nitrogen to form N2O3 if 80% of nitrogen is converted into product। तो पहले तो मैं ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है ना, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2N2 प्लस 3O2 गिव्स यू ट्वाइस N2O3। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे, यदि यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोलना चाह रहा है ये, हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। 7 ग्राम नाइट्रोजन हमने लिया है और 80% नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा। 7 ग्राम का मतलब कितना होगा, 7 अपॉन कितना आ जाएगा ये 28, बोले तो कितना आ गया 1/4, बोले तो 0.25। अब 0.25 मोल यदि ये है तो इसने बोला है इसका 80% ही होगा खत्म, है ना, यानी 80% ही रिएक्ट करेगा। यानी कितना रिएक्ट करना चाहिए, 0.25 इंटू 0.80, इतना रिएक्ट करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अब आपसे पूछा है ऑक्सीजन का अमाउंट, 2 के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए ऑक्सीजन, तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा, 3/2 चाहिए होगा, तो इतने के लिए कितना चाहिए होगा,
0.25 इंटू 0.80 के लिए कितना चाहिए होगा, तो आप बोलोगे सर 3/2 मल्टीप्लाई विथ 0.25 इंटू 0.80, इतना मुझे क्या चाहिए भैया, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब आपसे मोलिक्यूल पूछा है इसने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। अब ये जो आया है ये तो क्या है बेटा, ये तो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल हैं, जबकि आपसे ऑक्सीजन एटम पूछा हुआ है, एक ऑक्सीजन के मोलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। इसका मतलब इसका यदि आप डबल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3.6 के आसपास, ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा मतलब बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो बड़ा कर लेते हैं इसको। देखना भाई, यदि हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली मैच डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सीधी सीधी बात है, कैथोड पे क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, एनोड पे क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन कराना है, सीधा देख लो, है ना। कैथोड पे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है साहब। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे एनोड पे है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भैया बाहर निकल रहा है Cu+2, ठीक है साहब, है ना। तो और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी हुई है, एनोड बनाया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहला वाला तो लग रहा है, लेकिन ये एनोड मर्ड, ठीक है। तो पहले वाले और थर्ड वाले में तो कोई अलग लग रहा है क्या आपको कुछ, वो सेकंड वाला तो सेकंड वाला भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। थर्ड वाला तो आंसर हो ही नहीं, मतलब फोर्थ वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या आंसर होना चाहिए भैया, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में क्या चीज़ अलग है, चेक करेंगे आप। वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अच्छा, इसको इन्होंने यहाँ पे एनोड बोला है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड में से चेक करो, एनोड ठीक है, कैथोड यहाँ पे ठीक है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है साहब। यानी कि इस वाले रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे भी निकल रहे हैं, अच्छी बात है। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इम्प्योरिटीज एनोड मड टैंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट और थर्ड तो मुझे सेम ही लग रहे हैं, है ना। Cu+2 यहाँ पे निकल रहा है, Cu+2 उस पर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में ऐसे कुछ खास बात है नहीं, मतलब अब देखते हैं कौन सा वाला ज़्यादा करेक्ट है। क्लियर दिख रहा है आपको ये, है ना। तो वैसे ऑप्शन नंबर थर्ड और फर्स्ट में से हो जाएगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि दोनों ही मुझे सेम नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ और यहाँ पे खास बात, अच्छा एक चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ पे अलग है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराते हैं, ठीक है, तो कैथोड क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब छोटी छोटी बारीकियां हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस की आप फिर से प्रैक्टिस करें, कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़ें, है ना। और यदि फिर भी डाउट आता है तो वीडियो को पॉज करके वापस से देख लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर में, थैंक यू सो मच, बाय।